केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। गाली, सड़क छाप बोली, कौन सी ऐसी नस दबाई ईरान ने कि तिलमिलाए ट्रंप परमाणु हमला तो नहीं कर देंगे, सब पूछ रहे हैं। अमेरिका में बड़ी बगावत, क्या ट्रंप के साथ वो होने वाला है जो आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ना हुआ। इजराइल ने ईरान पर कहां हमला कर दिया कि भयंकर तबाही मच गई ईरान में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने को लेकर क्या खबर आ गई, सीज फायर वाले प्लान पर ईरान ने क्या फैसला किया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा बंगाल असम चुनाव में महाघमासान, कैसे हो गई पाकिस्तान की एंट्री, पीएम मोदी ने आज क्या कहकर गदर मचा दिया। बीच बंगाल चुनाव, आज फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि ममता सरकार के धागे खुल गए। हेमंता वर्सेस पवन खेड़ा, हेमंता की पत्नी के 3 पासपोर्ट और दुबई में निवेश का सच क्या निकल आया। अरविंद केजरीवाल अचानक वकील क्यों बन गए, कोर्ट में आज क्या गजब हो गया, यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा महाकुंभ वाले आईआईटी बाबा ने अचानक शादी क्यों कर ली, कौन है वो लड़की जिसे लेकर घर पहुंच गए। एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी पति आलोक के वायरल झगड़े में अचानक नया ट्विस्ट क्या आ गया है। आपको याद होगा इनका झगड़ा बड़ा वायरल हुआ था। और नोटों के बिस्तर पर सोने वाले किडनी के सौदागर डॉक्टर की शॉकिंग कहानी, कैसे पूरा गैंग पकड़ा गया जो किडनी का हेराफेरी कर रहा था। 3 अस्पताल, 6 डॉक्टर, किडनी चोर रैकेट पकड़ा गया, तो क्या क्या खुलासा हो गया, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और आखिर में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी। एक बैरल में कितना कच्चा तेल होता है और उससे कितना लीटर पेट्रोल निकलता है, और क्या क्या ऐसा निकलता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पुलिस ने दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा तोड़कर अंदर घुसने वाले आरोपी सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों समेत आरोपी की कार भी जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सरबजीत 1 अप्रैल को पीलीभीत से निकला था और घटना से 5 दिन पहले से घर से लापता था। वो 2 अप्रैल को बरेली गया और बाद में घटना वाले दिन दिल्ली पहुंचा। उसने अपने परिवार को न तो अपनी लोकेशन के बारे में बताया और न मकसद के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। मामला विकास के कामों के ठेकों के आवंटन से जुड़ा हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ठेकों का आवंटन उन कंपनियों को किया गया जिनका संबंध मुख्यमंत्री के परिवार या करीबी लोगों से है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। हाईकोर्ट ने माना कि रामावतार जग्गी हत्याकांड के मास्टरमाइंड अमित जोगी हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने नकली दवा के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 1,20,000 नकली दवाइयों की गोलियां और कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी जीएसटी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार चला रहा था। बरेली में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए करीब 900 जगहों पर चेकिंग की गई। इस दौरान 95 लाउडस्पीकर सीज किए गए, जबकि 193 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई। दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसका मकसद भारत में अशांति फैलाना था। इस मामले में 10 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, गाली, सड़क छाप बोली, कौन सी ऐसी नस दबाई ईरान ने कि तिलमिलाए ट्रंप परमाणु हमला तो नहीं कर देंगे। अमेरिका में बड़ी बगावत, क्या ट्रंप के साथ वो होने वाला है जो आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ना हुआ। इजराइल ने ईरान पर कहां हमला कर दिया कि भयंकर तबाही ईरान में मच गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने को लेकर क्या खबर आ गई। सीज फायर वाले प्लान पर ईरान ने क्या फैसला किया है। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। अब सिर्फ कल का दिन बचा है। अगर कल तक कुछ नहीं हुआ तो यह तय है कि ईरान अमेरिका का युद्ध दुनिया में और बड़ी तबाही लेकर आएगा, क्योंकि ट्रंप का दिमाग बिल्कुल हिल चुका है बॉस। वो ईरान को खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहे हैं। धमकी तो दे ही रहे थे, अब गाली दे रहे हैं बॉस, सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं।
और ऐसे आदमी का कोई क्या ही भरोसा करे। यही वजह है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए बातें हो रही हैं। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति पद पर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ चुका है ऊपर वाले माले का। यह अमेरिका में लोग कह रहे हैं। भाई, लोगों को डर इस बात का है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप ने बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का टाइम ईरान को दे रखा है। इसके बाद अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि एक एक करके सब कुछ ईरान में उड़ा देंगे। पावर प्लांट, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान में कुछ नहीं बचेगा। और लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं परमाणु हमला तो नहीं कर देंगे ट्रंप अपनी सनक में। लेकिन ईरान ने भी बहुत सर पर कफन बांध रखा है। उसने भी कह दिया है कि ट्रंप अगर सब कुछ तबाह करने पर आएंगे तो ईरान भी कुछ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान भी हर तरफ से बर्बाद हो रहा है। उसके लोग मारे जा रहे हैं बॉस। ऐसा नहीं है ईरान को नुकसान नहीं हो रहा है। ईरान में भयंकर तबाही मची है। उसके लोग मारे जा रहे हैं, नेता मारे जा रहे हैं, सेना के अफसर मारे जा रहे हैं। आज भी ईरान की सेना के 2 बड़े कमांडर मारे गए और इनमें एक खुफिया विभाग का चीफ है। ईरान के शहरों में ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। आज ईरान के बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इजराइल ने बड़ा अटैक कर दिया, लेकिन ईरान इस बर्बादी के बावजूद अटैक पर अटैक करता जा रहा है। आज भी उसने इजराइल और गल्फ में कई जगहों को धुआं किया। अगर यह सब नहीं रुका बॉस, तो बर्बादी किसी एक की नहीं होगी, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप सनक में कह रहे हैं कि कुछ नहीं छोड़ूंगा और ईरान पलट के कह रहा है कि मैं भी कुछ नहीं छोड़ूंगा, भाई तुम दोनों अकेले नहीं लड़ रहे हो, भर दुनिया पिस रही है। तुम दुनिया ही नहीं छोड़ोगे ऐसा लग रहा है। और अगर मिडिल ईस्ट जला तो पूरी दुनिया इसकी आग से बच नहीं पाएगी। इसलिए अगले 36 घंटे बहुत क्रिटिकल है। आज आपको बताऊंगा कि इन 36 घंटों में आने वाली महातबाही को रोकने के लिए क्या क्या चल रहा है। वो कौन सा प्लान है जो अगर ट्रंप और ईरान मान गए तो युद्ध 45 दिन के लिए रुक जाएगा। और क्या ट्रंप को ईरान से कल तक हर हाल में डील करनी ही होगी, क्योंकि अगर यह नहीं हुआ और ट्रंप ने ईरान पर नए हमले किए तो कैसे बड़ा खतरा ट्रंप की कुर्सी पर भी है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कैसे गुस्सा बढ़ गया है। अमेरिकी संविधान में आर्टिकल 25 क्या है जिससे ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी क्या। आज आपको पाठशाला में यह सब बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ईरान की जमीन से अपने पायलट को बचाने का जो डंका ट्रंप पीट रहे हैं उसके पीछे झोल की कहानी है। क्या अपने पायलट को बचाने के बहाने ट्रंप ईरान का यूरेनियम चुराने के चक्कर में थे क्या, और फेल हो गए तो ईरान को गालियां देने लगे। क्या कहानी चल रही है पर्दे के पीछे, यह भी बताऊंगा। और कैसे ट्रंप की दुनिया भर में छीछा लेदर हो रही है, कैसे मीम बन रहे हैं, सब बताऊं। उससे पहले 37 दिन से चले आ रहे इस युद्ध की आज क्या क्या हुआ है उसकी एक झलक देखिए। ईरान अमेरिका के बीच 37 दिन से जो युद्ध चल रहा है वो अब ऐसे लेवल पर है जहां से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि आप ट्रंप की लैंग्वेज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस आदमी का फ्रस्ट्रेशन लेवल कहां चला गया। इनके दिमाग के तार हिल गए हैं, इनके दिमाग में केमिकल लोचा हो रहा है बॉस। वरना एक राष्ट्रपति ऐसी सड़क छाप भाषा नहीं बोल सकता कि उसके सार्वजनिक बयान को आपको लाल पट्टी से ढक के चलाना पड़े। अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह से खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहा है जो हम आपको टीवी पे दिखा नहीं सकते। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि जिन शब्दों को कोई सुना दिखा नहीं पाएगा टीवी पे। ऐसी लैंग्वेज बोली कि उन शब्दों को सेंसर करना पड़ा। आप देखिए कि ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, यानी दोनों पर एक साथ हमला होगा। ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। और उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं अंडबंड शंड, ये दरअसल ट्रंप ने गाली दी जो हम आपको नहीं दिखा सकते, तो वहां पे हमने ये लगाए हैं। और आगे कह रहे हैं कि नहीं तो नर्क में रहने के लिए तैयार हो जाओ। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितना फ्रस्टी आ गए हैं कि गाली दे रहे हैं बॉस। दुनिया का कोई नेता, राष्ट्रपति आपको ऐसी गाली देते दिखा है आज तक?
गाली दे रहे हैं भाई साहब। एक तरफ कहते हैं मैं युद्ध जीत चुका, एक तरफ कहते हैं मैंने उनका नेवी एयरफोर्स सब तबाह कर दिया। पब्लिक जब पूछती है कि सब नेवी एयरफोर्स तबाह कर दिए तो तुम्हारे प्लेन कौन गिरा रहा है? वीडियो गेम से गिर रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन अंदर से खाए जा रहा है, तो गाली गलौज पे आ गए, सड़क छाप भाषा पे आ गए। और यही फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ईरान को गालियां देते हुए ट्रंप ने मंगलवार की डेडलाइन दी और भारत के हिसाब से यह बुधवार सुबह का तक का टाइम है। इसी टाइम में ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, नहीं तो एक एक करके पावर प्लांट, पुल, दूसरा सब कुछ उजाड़ देंगे। ट्रंप अगर शोले के गब्बर सिंह बने हुए हैं और गालियां दे रहे हैं, तो ईरान भी गब्बर सिंह के स्टाइल में ट्रंप को डायलॉग सुना रहा है कि जो डर गया समझो मर गया। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान की सेना ने क्या कहा है, आप वो भी देखिए। ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि फारस की खाड़ी में एक नई सुरक्षा व्यवस्था आकार ले रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी भी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा। अगर अमेरिका इजराइल के हमले बढ़ते हैं तो हॉर्मुज के आगे का भी समुद्री मार्ग खतरे में आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे के समुद्री मार्गों को भी निशाना बनाया जा सकता है। एक गलत कदम ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को बढ़ाएगा और इंटरनेशनल ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं, उधर से ईरान पलट के कह रहा है कि तुम गाली दो, तुम गोला मारो, कुछ भी करो, अगर ज्यादा नौटंकी करोगे तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, अभी उसके आगे मारना शुरू कर दूंगा। ए भाई मत करो ये सब तुम लोग, क्योंकि ईरान कह रहा है कि ऐसी धमकियों से कुछ नहीं होगा। अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है, बर्बाद दुनिया हो जाएगी। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, कम से कम बाकी का समुद्री रास्ता जो है वो खुला है। कल को वो भी बंद हो गया तो कांड है बॉस। एक महीने से यही तमाशा चल रहा है इन दोनों का। उधर से ट्रंप की धमकी आती है, इधर से ईरान कह देता है कि धमकी से हम नहीं डरते। लेकिन अब बात आगे बढ़ती चली जा रही है। कल तक का टाइम है, इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। और जो आदमी इतने फ्रस्ट्रेशन लेवल में हो, कल को वो परमाणु बम भी मार दे तो दुनिया को आश्चर्य नहीं हो। चर्चा हो रही है दुनिया में इस तरह की कि भाई ये आदमी सनक में कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर दे ईरान पर। आप देखिए कि इससे पहले ही युद्ध कैसे और भड़क चुका है। इजराइल ने फिर से ईरान के तेल और गैस को निशाना बनाया है। इजराइल ने फिर से ईरान के साउथ पार्स इलाके में हमला कर दिया है। ईरान के असालुयेह में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया है। यहीं से ईरान का आधा पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन होता है। इजराइल ने बताया कि उसने ईरान के स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर तगड़ा अटैक किया। यानी ईरान को भी झटके पे झटके लग रहे हैं बॉस। इससे पहले भी इजराइल ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को टारगेट कर चुका है, जिस वजह से ईरान का 85% पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। आप सोचिए, इजराइल ने फिर से ईरान के उस साउथ पार्स गैस फील्ड के इलाके में हमला किया है, जिसे लेकर मार्च में ट्रंप ने भरोसा दिया था कि इजराइल अब यहां अटैक नहीं करेगा। यानी इस पूरे युद्ध में बोली की कोई वैल्यू ही नहीं है बॉस। ट्रंप कहते हैं अब हमला नहीं होगा, वहीं इजराइल हमला कर देता है। ट्रंप कहते हैं अब हम कुछ नहीं करेंगे, फिर उसी 2 दिन बाद अटैक कर देते हैं। ईरान जो है वो रुकने को तैयार नहीं, वो कह रहा है तुम मारते रहोगे, मैं डबल मारने की कोशिश करूंगा। इजराइल कह रहा है कि ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, उसके आर्थिक तौर पर उसको कमजोर बना दूंगा। जब पिछली बार ईरान की गैस फील्ड पर हमला हुआ था तो ईरान ने भी खाड़ी देशों में एनर्जी साइट्स को उड़ाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। अब भगवान जाने क्या ही होगा। इतना ही नहीं, आज ही इजराइल ने ईरान के 2 बड़े कमांडर्स को मारने का भी दावा किया। इजराइल ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के इंटेलिजेंस प्रमुख माजिद खादेमी को मार गिराने का दावा किया। माजिद खादेमी IRGC के सबसे वरिष्ठ कमांडर्स में से एक थे। माजिद खादेमी कुछ महीने पहले ही इंटेल चीफ बने थे। उससे पहले वाले चीफ को भी इजराइल ने पिछले साल मार दिया था। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान समर्थित कुद्स फोर्स की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट के कमांडर असगर बाघेरी को मार गिराया। यानी इजराइल भी रुक नहीं रहा है, इजराइल भी ढूंढ के मार रहा है। दिक्कत यह हो रही है उनको कि वो मारते हैं, कोई नया खड़ा हो जाता है। युद्ध में ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। ईरान के हमलों से इजराइल और खाड़ी देशों में भयंकर नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान की हालत भी युद्ध में खराब होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल की ताकत के आगे ईरान की ताकत बहुत कम है। आप देखिए कैसे ईरान में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है।
इजराइल ने ईरान के बुशहर में एक आर्मी बेस पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। वहीं अमेरिकी सेना भी ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को कमजोर कर रही है। अमेरिकी सेना ने आज ईरान की मिसाइल क्षमता पर हमला किया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया। यानी ईरान को भी युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका और इजराइल का फोकस है कि ईरान के मिलिट्री अड्डों पर हमला करके उसे तबाह कर दो, जिससे ईरान पलटवार ही न कर सके। ईरान के तबरीज में ऐसी ही एक मिलिट्री साइट को हमले में अमेरिका ने तबाह कर दिया। इसके अलावा ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया जा रहा है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास इजराइल अमेरिका ने जोरदार हमला किया, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। हमले की जद में कई इमारतें आई। अमेरिका और इजराइल हमला करने से पहले कुछ नहीं देख रहे, स्कूल से लेकर पुलों तक सबको तबाह कर दे रहे हैं। ईरान में शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। शरीफ यूनिवर्सिटी को ईरान का MIT कहा जाता है। ईरान तबाह होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से भी अटैक में कमी नहीं आई है। लगातार मिसाइलों और ड्रोन से ईरान हमले करता जा रहा है। ऊपर से ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल भी अब तक है, जिसे खुलवाने के लिए ट्रंप ईरान को गालियां और धमकी दे रहे हैं। लेकिन इन धमकियों में ट्रंप का जो माइंडसेट दिख रहा है, उससे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। जिस तरह से ट्रंप गाली गलौज पर उतारू है, उसकी वजह से अमेरिका में अब ट्रंप को पद से हटाने की मांग हो रही है। अमेरिका के सांसद क्या कह रहे हैं, आप देख लीजिए। डेमोक्रेट सीनेटर मेलेनी स्टांसबरी ने कहा है कि बादशाह यानी ट्रंप के कपड़े उतर चुके हैं, वो बेनकाब हो चुका है। अब समय आ गया है कि 25वां संशोधन लागू किया जाए। कांग्रेस और कैबिनेट को तुरंत एक्शन लेना होगा। वहीं डेमोक्रेट सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ईरान युद्ध शुरू हुए 1 महीने के बाद ईस्टर संडे को अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान है, यह खतरनाक और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की बेतुकी बातें हैं। कांग्रेस को तुरंत कार्रवाई करनी होगी, इस युद्ध को खत्म करना होगा। अमेरिका में बहुत सारे नेता अब ट्रंप से परेशान हो चुके हैं। उनकी बर्दाश्त करने की सीमा जो है ना, वो ट्रंप ने लांघ दी और ट्रंप को हटाने के लिए कांग्रेस और कैबिनेट से एक्शन की मांग हो रही है। अमेरिका में इस समय ट्रंप के व्यवहार को लेकर भयंकर चर्चा। अमेरिका में कई सांसद खुलकर ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि ट्रंप पागल हो गए। ट्रंप प्रशासन में जो भी ईसाई हैं, वो घुटनों पर बैठकर ईश्वर से माफी मांगे। ट्रंप के लोग उनको पागल कह रहे हैं भाई। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर टिम केन ने ट्रंप की बयानबाजी को शर्मनाक और बचकाना कहा है। ऐसे बयान देकर पायलट्स और लोगों को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर बेका बालिंट ने कहा कि यह घृणित बर्ताव है। हैरानी की बात यह कि हमारे राष्ट्रपति। डेमोक्रेट सीनेटर चक शूमर ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति संतुलन खो चुके पागल व्यक्ति की तरह सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेता क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर मैं ट्रंप कैबिनेट में होता तो 25वें संशोधन के बारे में संवैधानिक वकीलों को फोन कर रहा होता। यह पूरी तरह दिमागी संतुलन खो देने की स्थिति है। वो पहले ही हजारों लोगों को मरवा चुके हैं, हजारों और लोगों को मरवाएंगे। यह हाल हो रखा है बॉस। भर अमेरिका ट्रंप को गाली दे रहा है और वो पलट के ईरान को गाली दे रहा है। वहां से ईरान बम मार रहा है। यह स्थिति है इस समय अमेरिका में। हर सीनेटर ट्रंप के खिलाफ दिख रहा है और डिमांड कर रहा है कि संविधान के 25वें संशोधन को ट्रंप के खिलाफ लागू कर दो। अमेरिकी सीनेटर डिमांड कर रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ संविधान का 25वां संशोधन लागू। लेकिन यह है क्या? इस 25वें संशोधन में ऐसा क्या है जिससे ट्रंप की कुर्सी जा सकती है? आपको इस 25वें संशोधन के बारे में बताता हूं, जिसमें 4 खंड है, 4 सेक्शन। पहला सेक्शन कहता है, उसमें यह प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति उनका पदभार ग्रहण करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं। दूसरे सेक्शन में प्रावधान है कि राष्ट्रपति एक नए उपराष्ट्रपति को नॉमिनेट कर दें। ये भाई साहब खुद छोड़ेंगे? पॉसिबल नहीं है। तीसरे सेक्शन में प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति कैपेबल नहीं है, अक्षम है या बीमारी की वजह से काम नहीं कर पा रहे, तो वो स्वेच्छा से अपनी शक्तियां और कर्तव्य अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दें। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद को थोड़ी बीमार मानते हैं, वो थोड़ी मानते कि वो सन की है, तो वो ये भी नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चौथा सेक्शन, जिसके मुताबिक अमेरिकी संसद राष्ट्रपति को आपसी सहमति और बहुमत के दम पर पद से हटा सकती है। अगर उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को लगता है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। इसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। हालांकि आज तक अमेरिका में इस नियम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ट्रंप इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, जिसके बाद संसद में 2/3 बहुमत से फैसला होता है कि राष्ट्रपति की कुर्सी रहेगी या जाएगी।
यानी ट्रंप के खिलाफ जो बगावत है अगर वो बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट लेवल पर गई तो एक प्रावधान यह है कि ट्रंप की कुर्सी ली जा सकती है। और ट्रंप इन्हीं सब बातों से भयंकर गुस्से में, क्योंकि एक तरफ अमेरिका में उनकी क्लास लग रही है, दूसरी तरफ ईरान के मामले में ट्रंप के एक के बाद एक मामलों में नाकामी दिखती है। जैसे आप देखिए कि कल ही ट्रंप ने डंका पीटा कि अमेरिका ने ईरान से अपने एक पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। ईरान से जंग के बीच रविवार को ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई, ऐलान कर दिया कि अमेरिका ने ईरान से के अंदर जो वो पायलट फंसा था उसको सुरक्षित निकाल लिया। दुनिया कहने लगी वाह यार गजब कर दिया। दरअसल शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका के फाइटर प्लेन F-15 को मार गिराने का दावा किया था। इसके बाद लापता पायलट की तलाश तेज हुई। इसी को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि उस पायलट को एक बेहद खतरनाक मिशन के जरिए ईरान से रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि इस मिशन के लिए अमेरिका ने दर्जनों प्लेन उतार दिए थे, लेकिन अब ट्रंप की इस थ्योरी पर ईरान ने सवाल उठा दिए। ईरान कह रहा है कि पायलट को बचाना तो बहाना था, असल में ट्रंप ईरान का यूरेनियम चुराना चाहते थे। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के ऑपरेशन को लेकर कई सवाल। वो एरिया जहां अमेरिका के पायलट के होने का दावा किया गया वो बोयर अहमद प्रांत है, और यह जगह उस जगह से बहुत दूर है जहां अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट को उतारने की कोशिश की। इसलिए संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्फहान प्रांत में पायलट का रेस्क्यू धोखा देने वाला एक प्लान है और असली मकसद ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करना है। अब पायलट के रेस्क्यू की कहानी में यूरेनियम कहां से आ गया और ईरान के इस दावे के पीछे की कहानी क्या है, यह आपको बताऊं उससे पहले आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसे दिखाकर ईरान की मीडिया ट्रंप के जले पर नमक छिड़क रही। भाई ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान में घुसकर अपने पायलट को बचा लिया, लेकिन उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं रखी। दूसरी तरफ रविवार को ईरान की मीडिया ने कुछ वीडियो दिखाए और दावा किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरान ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट उड़ा दिए। ईरान की मीडिया ने कुछ जले हुए एयरक्राफ्ट का मलबा दिखाया और दावा किया कि उसने अमेरिका के उस ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया जो पायलट के रेस्क्यू मिशन में लगे हुए थे। हालांकि अमेरिकी सूत्रों ने दावा किया कि उसने खुद अपने 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन को उड़ा दिया था क्योंकि उनमें खराबी आ गई थी और ये प्लेन दुश्मनों के हाथ न लगे इसलिए उनको तबाह कर दिया गया। हालांकि ईरान कह रहा है कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ईरान के मजबूत एयर डिफेंस ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया था। और अमेरिका ऐसे विमान लेके चलता है जो बीच मिशन में खराब हो जाते हैं, तो पब्लिक कह रही है कि बेइज्जती होगी इसलिए खुद ही कह देते हैं कि मैंने खुद ही उड़ा दिया। ईरान तस्वीरें दिखाकर ट्रंप की बहादुरी वाली कहानी पर पानी फेर रहा है। ईरान का दावा है कि पायलट का रेस्क्यू तो बहाना है, असल में ट्रंप को यूरेनियम चुराना है। और अमेरिका के जलते हुए प्लेन्स दिखाकर ईरान एक तरह से मैसेज दे रहा है कि उसने ट्रंप का यूरेनियम हासिल करने का प्लान फेल कर दिया। अब सवाल यह है कि ईरान में पायलट के रेस्क्यू मिशन का ईरान के यूरेनियम हासिल करने से क्या कनेक्शन है। दरअसल ट्रंप की पायलट को रेस्क्यू वाली थ्योरी पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस रेस्क्यू मिशन में दर्जनों प्लेन लगा दिए गए, जो एक पायलट के रेस्क्यू के लिए बहुत ज्यादा है। इस ऑपरेशन में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-10 थंडरबोल्ट, F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर, निगरानी करने वाले विमान और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि C-130 जैसे भारी भरकम परिवहन विमान शामिल हुए। ट्रंप ने तो खुद कहा है कि दर्जनों जहाज इस मिशन में लगे हुए थे। भाई एक पायलट को ही बचाना था तो वो तो हेलीकॉप्टर में बैठ के आ जाता, इतना बड़ा C-130 लगाने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात यह कि यह दावा किया जा रहा है कि जहां पायलट का रेस्क्यू हुआ और जहां अमेरिका के प्लेन का मलबा मिला वो दोनों जगह बहुत दूर है, दोनों की दूरी अलग है। F-15 ईरान के बोयर अहमद प्रांत में क्रैश हुआ था, जबकि रेस्क्यू में लगे अमेरिका के एयरक्राफ्ट का मलबा इस्फहान में मिला, जो F-15 की क्रैश साइट से करीब 200 किलोमीटर दूर है। अब सवाल उठ रहा है कि 200 किलोमीटर दूर कौन सा रेस्क्यू कर रहे थे भाई, तुम्हारा पायलट वहां चला गया था चलते चलते। तीसरी बात, इस्फहान वो जगह है जहां ईरान की न्यूक्लियर साइट है, यहीं पर ज्यादा उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम मौजूद होने की संभावना है। यह फैसिलिटी ईरान की उन 3 अंडरग्राउंड परमाणु साइट्स में से एक है जिन्हें पिछले साल अमेरिका इजराइल हवाई हमलों में निशाना बनाया गया। इसलिए ईरान कह रहा है कि यह पायलट का रेस्क्यू तो बहाना था, ईरान से यूरेनियम निकालकर लाना ट्रंप का पुराना प्लान है। उन्होंने अपनी आर्मी से कहा था कि ईरान से यूरेनियम निकालकर लाने का प्लान उनसे साझा किया जाए। पिछले हफ्ते उनसे यह प्लान साझा किया भी गया था, जिसमें बताया गया था कि हवाई मार्ग से अमेरिकी सेना ईरान में जाएगी, पहले जवान नीचे उतरकर बड़े कार्गो विमान के लिए हवाई पट्टी बनाएंगे, फिर ग्राउंड और एरियल ऑपरेशन के जरिए यूरेनियम निकालकर ले आएंगे। और देखा भी ऐसा ही गया, अमेरिका का C-130 के साथ ईरानी यूरेनियम साइट के पास पहुंचा था अमेरिका। यानी पायलट बहाना था, इनको पायलट की चिंता है, फालतू के ऑपरेशन में सबको लगा रखा है।
यह आदमी पायलट की चिंता करेगा, जो पूरे देश की चिंता नहीं कर रहा। ईरान के यूरेनियम को लेकर अमेरिका का क्या प्लान है, इसके बारे में पूर्व अमेरिकी CIA अधिकारी लैरी जॉनसन ने दावा किया कि पेंटागन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जनता से झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो F-15 फाइटर जेट गिरा है वो असल में नतांज परमाणु संयंत्र पर ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा था। उसी समय ईरान ने अमेरिकी जेट को मार दिया। अब सवाल यह है कि F-15 उस एरिया में कर क्या रहा था। CIA के पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर पर ग्राउंड अटैक की तैयारी में शामिल था। पूर्व CIA अधिकारी ने कहा कि यह ऑपरेशन तो बड़ी आपदा साबित हुआ, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी F-15 को गिराने के बाद एक ही दिन में 2 ब्लैक हॉक, 2 C-130, 4 लिटिल बर्ड्स यानी छोटे हेलीकॉप्टर और एक A-10 वॉर्थॉग विमान को भी मार गिराया। उन्होंने कहा कि ईरान ने 3700 करोड़ रुपए के अमेरिकी विमान एक झटके में नष्ट कर दिए और करीब 6 अमेरिकी जवानों के भी मारे जाने की खबर है। अगर इस बात में सच्चाई है कि ट्रंप ईरान का यूरेनियम लाने के ऑपरेशन में जुटे थे और यह प्लान फेल हो गया जैसा ईरान दावा कर रहा है, तो उसने अमेरिका के प्लेन को भी तबाह किया है और उसके प्लान को भी। और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप भन्नाए बैठे हैं, गुस्साए बैठे हैं और गाली देने पर आ गए। ट्रंप के लिए सोचिए कितना बड़ा झटका भाई, कि एक तो इससे अमेरिका की सेना का मोराल गिरेगा, दूसरा ट्रंप को ईरान वॉर में जो बढ़त मिलने की उम्मीद लग रही थी वो तो नहीं होगी, तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है उसका क्या होगा। वो ट्रेलर ने ईरान ने दिखा दिया कि आओ हम तो बैठे, मारेंगे तुमको। और इसीलिए ट्रंप क्या बौखलाकर गालियां देने पर आ गए, अब ये चर्चा होगी। देखिए, कई लोग कहते हैं कि अरे ईरान को भी तो नुकसान हो रहा है, वो मीडिया नहीं बता रहा। अरे ईरान को नुकसान होगा ये तो भर दुनिया जानती थी। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को मार रहे हैं, मिडिल ईस्ट से उनको सपोर्ट मिल रहा है, और इधर ये अकेला खड़ा होकर अगर रिटेलिएट कर रहा है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। और जो अमेरिका की छवि थी कि भाई वो सुपर पावर है, उस छवि की धज्जियां उड़ गई हैं इस युद्ध में। पहले अमेरिका कहीं घुसता था तो आधा तो सामने वाले का मोरल डाउन हो जाता था कि बाप रे, अमेरिकी सेना आ रही है, अमेरिकी विमान आ रहा है, ये तो बहुत पावरफुल है। ईरान ने उस छवि की धज्जियां उड़ा दी। अब अमेरिका कहीं घुसेगा तो लोग कहेंगे ईरान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जितना नुकसान पहुंचा दिया इस 37 दिन में, उतना शायद ही किसी राष्ट्रपति ने इतने सालों में पहुंचाया होगा। और इसीलिए ट्रंप गुस्साए हुए, क्योंकि उनको दिख रहा है कि पूरी दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ रही। आज की डेट में दुनिया में किसी का अगर सबसे ज्यादा मजाक उड़ रहा है तो वो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ट्रंप का मजाक उड़ाने वाले ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा है जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। ईरान खाली लड़ाई थोड़ी लड़ रहा है, और नमक रगड़ देता कि ले तुम्हारे जख्मों पे नमक लेके जा। आयोडीन वाला रगड़ रहा है या बिना आयोडीन वाला ये तो नहीं पता। ये वीडियो देखिए, ईरान अपनी मिसाइलों पर ट्रंप की फोटो चिपका दे रहा है जिसमें लिखा है कि इसे हॉलीवुड आर्मी मत कहो, ये तो फॉलीवुड आर्मी है। बताइए, ईरान में लोग ट्रंप का मजाक उड़ाने के लिए AI का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये वीडियो देखिए, ट्रंप ने अब तक अरबों डॉलर स्वाहा कर दिए। इसी पर ईरान ने मजाकिया AI वीडियो बनाया जिसमें ईरान के मैप पर ट्रंप बिलियंस ऑफ डॉलर रख रहे हैं और सारे डॉलर जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद ट्रंप अपने हाथ झाड़ते हैं और सिर पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कैप पहन लेते हैं। अब आप कुछ तस्वीरें देखिए। ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ दिखाया गया है। इसमें देखिए कैसे भाई साहब फंस गए, और ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। भर दुनिया में बॉस ऐसे ही AI वीडियो, ऐसे कार्टून, ये सब बनके सिर्फ एक आदमी का मजाक बन रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की धमकियों को भी ईरान ने मजाक बना के छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खोलो नहीं तो ईरान को नर्क बना देंगे। इस पर जिम्बाब्वे में ईरान की एम्बेसी ने कहा कि हमने हॉर्मुज की चाबी खो दी। भाई ईरान मजे ले रहा है इनके, डरना तो दूर की बात है। एक और मीम देखिए जिसमें दिखाया गया कि अमेरिका ने जंग कैसे शुरू की थी और अब क्या हालत हो गई। ईरान के हमले में ट्रंप की जो छीछालेदर हो रही है, अमेरिका की जो बेइज्जती हो रही है, उससे निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है किसी तरह से ईरान से डील हो। लेकिन डील के लिए ट्रंप को कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। क्या ट्रंप वो कर पाएंगे? इसी पर ईरान अमेरिका के युद्ध का भविष्य टिका है कि ये आगे कितने दिन चलेगा। क्योंकि आप देखिए कि कल ट्रंप ने ईरान में सब तबाह करने की नई धमकी दी और आज ही एक खबर आई कि मध्यस्थता का एक नया प्लान आया है। इस नए प्लान में युद्ध को 45 दिन तक सीज फायर करने और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने जैसी बातें। इस नए प्लान को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे हैं उसके मुताबिक मध्यस्थता करने वाले देशों ने अमेरिका और ईरान को सीज फायर का प्रस्ताव दिया है।
सूत्रों के मुताबिक सीज फायर का प्रस्ताव 2 चरणों में पूरा किया जा सकता है। पहले चरण में सीज फायर होगा, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोला जा सकता है। इसके 15 से 20 दिन बाद फाइनल डील हो सकती है, जिसमें ईरान को प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर सहमति बन सकती है। ईरान ने कहा कि उसे सीज फायर का प्रस्ताव मिला है और वो इस प्रस्ताव का रिव्यू कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीज फायर का यह प्रस्ताव इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और ईरान दोनों को दिया गया है। अब सीज फायर का प्रस्ताव कितना कारगर होता है, ये तो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा। ईरान ने सीज फायर के लिए अपनी शर्तों का फिर से जिक्र किया है, जिसके मुताबिक ईरान टेम्पररी सीज फायर चाहता ही नहीं है। टेम्पररी सीज फायर के लिए हॉर्मूज नहीं खोला जाएगा, स्थायी शांति के बाद ही हॉर्मूज को खोला जाएगा। ईरान चाहता है कि युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अमेरिका इजराइल फिर हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका की मंशा परमानेंट सीज फायर की लग नहीं रही और इसी वजह से ईरान सारे विकल्पों को खुला रखे हुए, यानी जो 45 दिन का सीज फायर का कथित नया प्लान है, उसको ईरान ने एक तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि ईरान ने साफ कहा कि वो ऐसे किश्तों में सीज फायर नहीं लेगा। एक बार में फुल एंड फाइनल करना है तो बताओ, ये इंस्टॉलमेंट में काम नहीं चलेगा। इस बीच ट्रंप ने युद्ध रोकने के प्लान पर नया बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार ईरान के लिए फाइनल डेडलाइन है। ईरान ने कुछ अहम प्रस्ताव दिए हैं, वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम है। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है अगर ईरान अमेरिका की शर्तें माने। यह बात तो तय है कि युद्ध से कोई समाधान नहीं निकल रहा, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। यह बात ट्रंप को अब तक कुछ हद तक तो समझ में आई है और इधर ईरान को भी समझ आ रहा है कि इसे कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप ईरान को भी देखिए कि वहां 2000 से ज्यादा लोग मर गए हैं ईरान के अंदर, 26,500 लोग घायल हैं, करीब 70 से ज्यादा टॉप ऑफिशियल मारे जा चुके हैं। ईरानी इकोनॉमी के सबसे मजबूत पिलर स्टील प्रोडक्शन फैसिलिटी को 70% तबाह कर दिया गया है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का 85% एक्सपोर्ट तबाह हो चुका है। पानी, बिजली और नेचुरल गैस की किल्लत हो रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब तबाह हो रहे हैं। जीडीपी को 10.5% का डेंट लग चुका है ईरान में, जिससे करीब 34 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं ईरान। तो ईरान की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसको यह लग रहा है कि अगर मैंने अभी सरेंडर कर दिया तो अभी तो इकोनॉमी मर रही है, हम खुद ही मर जाएंगे अगर अमेरिका को घुसने दे दिया। इसलिए वो लड़े जा रहा है। यानी ईरान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन उसके सामने विकल्प यही है कि या तो ट्रंप के सामने सरेंडर करे या लड़ता रहे। सरेंडर को वो विकल्प मान नहीं रहा, इसलिए एक ही विकल्प है कि लड़ते रहे। आप देखिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी एसेट्स पर कैसे ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। ईरान का दावा है कि कई अमेरिकी एसेट इस हमले में बर्बाद हुए। ईरान ने इजराइल पर भी ताबड़तोड़ कई हमले किए। इजराइल के हाइफा पर ईरान के हमलों से काफी नुकसान हुआ। चारों तरफ आग और तबाही के निशान हैं। ईरान ने अमेरिकी आर्मी बेस पर भी हमला किया। इराक में ऐसे ही अमेरिकी बेस को ईरान ने तबाह कर दिया। इराक के कुर्दिस्तान में इन ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ, जहां एंटी ईरान ग्रुप के सदस्य छुपे हुए। यानी ईरान भी लड़ता रहेगा, ट्रंप सब कुछ तबाह भी कर देंगे तो ईरान अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा, इसका भी चांस नहीं दिखता। इसलिए भलाई इसी में है कि दोनों तरफ से युद्ध रुके। इससे दुनिया का भी भला होगा और 1 महीने से जो हाहाकार मचा है उसमें दुनिया राहत की सांस लेगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बंगाल असम चुनाव में महाघमासान कैसे हो गई पाकिस्तान की एंट्री। पीएम मोदी ने आज क्या कहकर गदर मचा दिया। बीच बंगाल चुनाव आज फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि ममता सरकार के धागे खुल गए। हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा, हिमंता की पत्नी के 3 पासपोर्ट और दुबई में निवेश का सच क्या निकल आया। अरविंद केजरीवाल अचानक वकील क्यों बन गए, कोर्ट में आज क्या गजब हो गया। अब देश की पॉलिटिक्स का चैप्टर। ईरान युद्ध के बीच चुनावों पर बहुत लोगों की नजर नहीं जा रही, लेकिन आप देखिए कि यहां भी एक तरह की जंग ही छिड़ी हुई है। बंगाल और असम के चुनाव में तो ऐसा घमासान मचा है कि पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। आप देखिए कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के बहाने पीएम मोदी को घेरने के लिए नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उधर असम में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का गाना उसी की धुन में गाने का आरोप लगाकर नया गदर मचा दिया। इस सब के बीच असम में चुनाव प्रचार का आखिरी राउंड आते आते कांग्रेस ने अपने हमलों का रुख सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ मोड़ दिया और जमकर गोले दागने शुरू किए। सीएम हिमंता और उनकी पत्नी पर कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के इन आरोपों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बता दिया। आज पाठशाला में बंगाल और असम के चुनाव में पाकिस्तान को लेकर मचे बवाल की एक डिटेल बताऊंगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और संसद में ऐसा क्या हुआ कि ममता सरकार के धागे खुल गए। अरविंद केजरीवाल क्यों आज वकील बन गए, सब दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी झलक देखिए पहले।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट है। और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान। ईडी का केस होना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। बंगाल और असम के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर आगे बात होगी। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की उस सख्ती की जिसने साफ कर दिया कि इस बार बंगाल के चुनाव के दौरान गुंडागर्दी और बवाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालदा में आपको याद होगा 1 अप्रैल को लोगों की भीड़ ने एसआईआर ड्यूटी में लगे न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया था और उन्हें कई घंटे तक बंधक बना लिया। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया कि इस घटना में प्रशासनिक गरिमा को ताक पर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मालदा में हुई घटना से जुड़े सभी केस एनआईए को ट्रांसफर करने का आदेश दिया और बंगाल पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत एनआईए को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा की घटना को प्री प्लान्ड और मोटिवेटेड बताया और आदेश दिया कि इस केस में बंगाल पुलिस ने जिन 26 लोगों को गिरफ्तार किया है उन सभी से एनआईए को पूछताछ करनी दी जाए, भले ही वो न्यायिक हिरासत में क्यों ना भेजे गए। सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बंगाल में ब्यूरोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है और सेक्रेटेरिएट और दूसरे सरकारी दफ्तरों में राजनीतिक दखल बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने घटना वाले दिन कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन कॉल नहीं उठाने के लिए बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई। कोर्ट ने फोन नहीं उठाने के लिए चीफ सेक्रेटरी से कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगने के लिए कहा और कहा कि यह जिला प्रशासन की नाकामी दिखाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ममता सरकार की धज्जियां उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बॉस कि हर तरफ अंदर तक पॉलिटिक्स घुस गई है ब्यूरोक्रेसी में। यह बंगाल का हाल है बॉस। इस बीच ममता बनर्जी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। आज राज्यसभा के सभापति ने टीएमसी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई थी। टीएमसी के इस प्रस्ताव पर 193 सांसदों ने साइन किए थे और इसे 12 मार्च को राज्यसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा के सभापति ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। यानी ममता बनर्जी को बीच चुनाव झटके पे झटके लग रहे हैं। एक तरफ मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ाई, संसद में भी चुनाव आयोग के खिलाफ एजेंडा ध्वस्त हो गया। ममता बनर्जी के लिए बैक टू बैक 2 तगड़े झटके हैं। ममता बनर्जी के लिए चुनाव बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया और इसकी वजह आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कैसे ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के एक बयान के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। কিন্তু পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি কেন বাংলায় এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? अब यह भी देखिए कि ममता बनर्जी पाकिस्तान के उस रक्षा मंत्री के बयान को हथियार बनाने को मजबूर हो चुकी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बाद कुछ भी बोलता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने से घबराए ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर इस पर ऐसा ही बयान दिया और कहा कि अगर भारत ने इस बार कुछ किया तो पाकिस्तान कोलकाता तक पहुंच जाएगा। ममता बनर्जी कह रही कि इनको जवाब क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अरे भाई कोई स्टैंडर्ड भी तो देखिए। ये पाकिस्तान का 2 कौड़ी का रक्षा मंत्री, इसका जवाब देंगे? ये अलाय बलाय कुछ भी बोलेगा, इसका हम जवाब देते रहेंगे? जो जवाब देना था वो सेना ने दिया ना इनको। जिन पाकिस्तानी मंत्रियों के बयानों पर खुद वहां की पब्लिक भरोसा नहीं करती, उसके बहाने ममता बनर्जी पीएम मोदी को घेर रही और इसकी वजह भी है। दरअसल बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव का नया एजेंडा सेट कर दिया। पीएम मोदी ने कूच बिहार में रैली की थी।
बीजेपी की इस विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की लड़ाई को भरोसे वर्सेस भय की लड़ाई बताया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के भय का मुकाबला करने के लिए लोगों के पास बीजेपी का भरोसा है। इस बार चुनाव में बंगाल से भय भागेगा और बीजेपी की महाविजय से भरोसा जागेगा। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको भी सुनिए। एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा, भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। पीएम मोदी ने बंगाल की लड़ाई को भय और भरोसे की लड़ाई क्यों बताया, इसके लिए ममता बनर्जी का एक चुनावी रैली में दिया हुआ बयान सुनिए, जिसमें वो बंगाल की जनता को एक तरह से डर दिखा रही हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा। রাহুলকে ভোট না দিলে এই বিজেপি শয়তানরা বাংলাটাকে দখল করবে আর মুর্শিদাবাদকে দখল করবে, মালদাকে দখল করবে, উত্তরবঙ্গকে দখল করে বাংলা থেকে বাদ দিয়ে দেবে। নানা রকম চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে। बंगाल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी पर मचे बवाल के बीच आज पीएम मोदी असम भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस वही गीत गा रही थी जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार करके दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस को घेरा तो असम में एक अलग ही बवाल कांग्रेस और सीएम हेमंता के बीच चल रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों को सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बता दिया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर के पास 3 देशों यूएई, एंटीगुआ, बारबुडा और मिस्र के पासपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम हेमंता की पत्नी के पास दुबई में 2 प्रॉपर्टी होने का भी आरोप लगाया गया। यही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया कि अमेरिका के व्योमिंग में रिंकी भुइयां शर्मा के पास 52,000 करोड़ की सीक्रेट शेल कंपनी। आप भी सुनिए सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट पर पवन खेड़ा ने और क्या क्या कहा। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के सारे आरोपों को खारिज करते हुए इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बता दिया। सीएम हेमंता ने कहा कि पवन खेड़ा और कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया ग्रुप में चल रही गलत जानकारी पर आधारित है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस ने जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया वो दस्तावेज पाकिस्तानीज इन अजमान नाम के एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिए गए। यही नहीं, हेमंता ने आरोप लगाया कि एक पाकिस्तानी नागरिक के खोए हुए पासपोर्ट पर उनकी पत्नी की तस्वीर एडिट करके लगा दी गई। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान असम विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान के कम से कम 11 टीवी डिबेट्स का रुख यह था कि कांग्रेस को चुनाव जीतना चाहिए। सुनिए एक बार हेमंता बिस्वा शर्मा। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच
और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ही उनकी पत्नी रिनकी भूइयां शर्मा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने खुद सामने आकर मोर्चा संभाला। पवन खेड़ा को जवाब देते हुए रिनकी भूइयां शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉप में भी कमी रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बुनियादी संविधान सावधानी बरतेंगे, न कि मनगढ़ंत पासपोर्ट और दस्तावेजों की घटिया ढंग से बनाई गई तस्वीरें फैलाएंगे। अब मैं कानून को अपना काम करने दूं। सूत्रों के मुताबिक भारत में इजिप्ट की एम्बेसी ने भी पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए इजिप्ट वाले पासपोर्ट को फर्जी बता दिया है। लेकिन आप सोचिए कि ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ये तक कह दिया है कि अब लगता है कि पवन खेड़ा का आखिरी वक्त जो है वो असम की जेल में कटेगा। तो ये पूरा मामला जो है वो एकदम अब हाई वोल्टेज हो चुका है। लेकिन अब बात उस बवाल की जो दिल्ली में निचली अदालत के उस फैसले पर मचा जिसमें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली शराब घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। वहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की मांग की, जिसके लिए आज अरविंद केजरीवाल खुद हाईकोर्ट पहुंचे और व्यक्तिगत तौर पर दलील पेश करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए खुद अपना पक्ष रखना चाहते हैं और जब भी कोर्ट परमिशन देगी वो अपनी दलील पेश करेंगे। जिस पर सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद दलील रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने वकीलों को हटा देना चाहिए और बिना कानूनी मदद के अपनी बात रखनी चाहिए। आगे तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें पता है कि केजरीवाल क्या खेल कर रहे हैं। यह मंच और कोर्ट किसी तरह के नाटक के लिए नहीं है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद केजरीवाल की मांग पर कोर्ट ने सीबीआई को कल तक जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को। तो देश की पॉलिटिक्स में भी गजब भूचाल आ रखा है। लेकिन पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि महाकुंभ वाले आईआईटी बाबा ने अचानक शादी क्यों कर ली, कौन है वो लड़की जिसे लेकर घर पहुंच गए, एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी पति आलोक के वायरल झगड़े में अचानक नया ट्विस्ट क्या आ गया, अब इसका चैप्टर। आपको याद होगा महाकुंभ से बहुत चर्चा में आए थे आईआईटी वाले बाबा और उन्होंने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। पहले उनके चर्चे इसलिए हुए क्योंकि वो आईटी जैसे संस्थान से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद सन्यासी बन गए। 35 लाख का सैलरी पैकेज छोड़कर शिव भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता चुना। आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह तो कहते थे कि वो जीवन के अंतिम सत्य और आत्मज्ञान की खोज में सन्यास की राह पर निकले। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को जोड़कर कई तर्क भी दिए। उन्होंने बताया था कि वो वैवाहिक जीवन और सांसारिक मोह से दूर रहकर सत्य की खोज करना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य की बात करने वाले आईआईटी बाबा ने अचानक शादी कर ली है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचे जहां उन्होंने अपने पिता से मुलाकात भी की। अभय सिंह की शादी की चर्चा क्यों हो रही है, उनकी पत्नी कौन है, आईआईटी बाबा के साथ कौन कौन से विवाद जुड़े रहे हैं, आज आपको ये भी बताऊंगा और ये शादी अचानक हुई कैसे। इसके अलावा एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का भी अपडेट आपको दूंगा। पीसीएस पत्नी और सफाई कर्मी पति के झगड़े ने पूरे देश में भूचाल ला दिया, लेकिन अब उसमें भी नया मोड़ आ गया है। ज्योति मौर्य के पति ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है। इन दोनों कहानियों के बारे में आपको बताऊंगा। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह कई महीनों से टीवी के कैमरे के सामने नजर नहीं आए, लेकिन इस बार उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आई। लाल साड़ी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर उनकी पत्नी नई दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। लेकिन आईआईटी बाबा का लुक शादी के बाद वाला तो नहीं लग रहा था, वो उसी लुक में नजर आ रहे थे। आईआईटी बाबा हरियाणा के झज्जर पहुंचे थे। आईआईटी बाबा अपनी पत्नी के साथ बैंक खाते का केवाईसी अपडेट करवाने के लिए आए थे। झज्जर तहसील में वो अपने पिता के चेंबर में भी गए। इस दौरान सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। आईआईटी बाबा ने बताया कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने शादी कर ली थी और यह शादी हिमाचल प्रदेश के अघंजर महादेव मंदिर में हुई थी। इसके बाद दोनों ने 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज भी की। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आईआईटी बाबा की पत्नी कौन है, दोनों लोग कब और कहां मिले, कैसे आईआईटी बाबा शादी के लिए तैयार हो गए भाई। क्योंकि महाकुंभ के दौरान जब भी आईआईटी बाबा से शादी के बारे में सवाल हुआ तो वो आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते थे। अब आईआईटी बाबा ने बताया कि उनकी पत्नी का नाम प्रतीका है, जो मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। उन्होंने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की है। दोनों की मुलाकात 1 साल पहले धर्मशाला में हुई थी। करीब 8 महीने की जान पहचान के बाद दोनों ने शादी कर ली। आईआईटी बाबा फिलहाल अपनी पत्नी प्रतीका के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही रह रहे हैं। आईआईटी बाबा ने बताया कि वो और उनकी पत्नी अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश हैं और सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं।
आईआईटी बाबा की पत्नी प्रतिका ने बताया कि अभय बेहद सरल, ईमानदार और सच्चे इंसान हैं। उनको समझने के बाद ही उन्होंने शादी का फैसला किया। दोनों लोग एक साथ व्लॉग्स भी बनाते हैं और लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। आईआईटी बाबा ने अपना फ्यूचर प्लान बताते हुए कहा कि वो घर नहीं बल्कि पहाड़ों में आश्रम बनाकर रहना चाहते हैं। दोनों मिलकर सनातन और अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भविष्य में एक सनातन यूनिवर्सिटी बनाने की भी योजना है, जहां गुरु, साधक और अध्यात्म से जुड़े लोग एक मंच पर आ सकेंगे। आईआईटी बाबा की जिंदगी भी बड़ी दिलचस्प है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले आईआईटी बाबा का असली नाम तो अभय सिंह है, ये सबको पता था, और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद कनाडा में 3 साल तक डिजिटल डिजाइनर की नौकरी की। कनाडा में उनका सालाना पैकेज करीब 35 लाख रुपए था। फोटोग्राफी का शौक पूरा करने के लिए डिजाइन में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उन्होंने प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी और फैशन फिल्मों का निर्देशन भी किया। कोचिंग क्लास में फिजिक्स पढ़ाया और प्रसिद्ध पत्रिकाओं के साथ काम किया। लेकिन अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से 2021 में नौकरी छोड़ दी। भारत आ गए। अध्यात्म की तलाश में अभय सिंह ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। लेकिन अब अचानक उनकी शादी की खबर आई। आईआईटी बाबा ने यह भी बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। 4 साल तक वो उनके साथ रिलेशन में थे, लेकिन अध्यात्म की तरफ झुकाव की वजह से शादी नहीं की। सुनिए एक बार। तो इस दौरान जो आपका जीवन था, आप नॉर्मल जैसे बच्चे कॉलेज में रहते हैं उस तरह का जीवन जी रहे थे? हाँ, सब दोस्त वोस्त सब थे, पार्टी वार्टी सब थी, गर्लफ्रेंड थी आपकी? गर्लफ्रेंड भी थी। तो गर्लफ्रेंड आपने एक बनाई, 2 बनाई, ज्यादा बनाई? एक ही थी वो, जो ज़्यादा टाइम तक थी, मतलब 4 साल के आसपास। जो आईआईटी में भी थी, फिर वो जो मास्टर्स कर रहे थे तो वो जूनियर थी, तो उस टाइम पे वो मतलब वो मास्टर्स था तो उसकी डिग्री चल रही थी, तो मैं फिर से आईआईटी में आ गया था उस टाइम पे। अच्छा, फिर उससे ब्रेकअप क्यों हो गया? इसी वजह से ना, जो वो फिल्म बनाई ना, तो पता नहीं अंदर अजीब सा हो गया कुछ, तो कुछ महसूस ही नहीं होता था। उसके बाद ऐसा लग रहा था तुम बस रोबोट की तरह जीवन जी रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। यानी लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई पहले तो आप कहते थे कुछ फील नहीं होता, अब अचानक से शादी की खबर आ गई। आईआईटी बाबा को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे। उन्होंने संन्यास तो ले लिया था, लेकिन महाकुंभ शुरू होने से पहले तक अभय सिंह गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। महाकुंभ में वो जूना अखाड़ा के साथ जुड़ गए। इसके बाद लोगों को पता चला कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद सन्यासी बने, तो उनकी अनोखी कहानी सुर्खियों में आ गई और कई लोगों ने उनको फॉलो किया। लेकिन बाद में फिर वो प्रिडिक्शन करने लग गए कि भाई इंडिया मैच जीतेगा नहीं जीतेगा, वो प्रिडिक्शंस गलत होने लग गई, तो फिर विवाद शुरू होने लग गए। उन्होंने अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। माता पिता से मिलने से इनकार कर दिया, घर को टॉर्चर चैम्बर बताया और कहा कि पेरेंट्स भगवान से बड़े नहीं हो सकते। महाकुंभ में गुरु के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में जूना अखाड़ा से निकाल दिए गए। मार्च 2025 में जयपुर में गांजा के साथ हिरासत में लिए गए, जिसे उन्होंने प्रसाद बताया था। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारत की हार की भविष्यवाणी करने पर ट्रोल हुए। यह भी दावा किया गया कि उन्होंने शमशान में साधना के दौरान हड्डियां खाई थी। कुछ बयानों में उन्होंने खुद को कल की अवतार जैसा बताया और पिछले जन्म का ज्ञान होने का दावा भी किया था। तो आईआईटी बाबा की ये नई खबर आई तो लोगों ने उसके बारे में भी चर्चा शुरू की। उन्होंने तो शादी कर ली, लेकिन इधर पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, जिनकी खबर बड़ी चर्चा में आई थी, वो अब फिर से सुर्खियों में, क्योंकि उनके बीच सुलह हो गई। यूपी का ये हाई प्रोफाइल विवाद खूब सुर्खियों में रहा था। यह मामला सिर्फ घरेलू विवाद का था, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट फिल्मी थी, इसलिए जमकर चर्चे हुए। पीसीएस ज्योति मौर्य ने तब जब तलाक के लिए केस किया तो उन्हें बेवफा कहकर ट्रोल किया गया था, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें करियर वुमन के रूप में सपोर्ट किया था। कहा जा रहा है कि अब 2.5 साल बाद यह विवाद खत्म हो गया। पीसीएस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। दावा है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट केस वापस ले लिया है। ज्योति मौर्य गाजियाबाद में एसडीएम प्रशासन के पद पर तैनात हैं। दोनों बेटियां भी उन्हीं के साथ रहकर पढ़ाई कर रही हैं, जबकि आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के पद पर तैनात हैं। आलोक मौर्य सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने अपनी बेटियों के भविष्य को देखते हुए सुलह कर ली। खैर, अब पाठशाला में अगला चैप्टर। नोटों के बिस्तर पर सोने वाले किडनी के सौदागर डॉक्टर की शॉकिंग कहानी, कैसे पकड़ा गया पूरा गैंग। 3 अस्पताल, 6 डॉक्टर, किडनी चोर रैकेट पकड़ा गया, तो क्या क्या खुलासा हुआ, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। पिछले 1 हफ्ते से कानपुर किडनी कांड के बारे में रोज हिला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। गरीबों की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता था, कैसे औने पौने दाम में उनकी किडनी खरीद ली जाती थी, कैसे अमीर जरूरतमंदों को मोटी रकम में किडनी बेची जाती थी, कौन कौन से अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट होता था और इसमें कौन कौन शामिल था, एक एक बात सामने आती जा रही है। लोग हैरान हो जा रहे हैं। किडनी बेचने का यह धंधा इतनी प्लानिंग के साथ किया जाता था, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले वो वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है।
किडनी खरीदने बेचने के इस धंधे में अकूत कमाई इतनी कर ली गई कि आप देखिए, लोग नोट बिछा के उस पर सो रहे हैं। नोटों की गड्डियों के साथ जो आदमी लेटा हुआ आपको दिख रहा है, इसका नाम है डॉक्टर अफजल। बताया जा रहा है कि मेरठ के अल्फा अस्पताल में प्रैक्टिस करता था, लेकिन असल में किडनी का सौदागर बताया जा रहा है। 19 सेकंड के वीडियो में डॉक्टर अफजल और उसका साथी परवेज सैफी दोनों एक बेड पर बैठे हैं, जिस पर 500 रुपए के करीब 50 से ज्यादा गड्डियां फैली पड़ी। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कानपुर या लखनऊ के किसी होटल का है, जहां ये दोनों ठहरे हुए थे और उसी दौरान डॉक्टर अफजल ने यह वीडियो बनाया। यानी किसी के गरीब की किडनी जो है वो बेच बेच के नोटों का बिस्तर बना के लेट रहे। किडनी के चोरों ने बेहद शातिर तरीके से यह पूरा काम किया। उनकी मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी के बारे में सुनेंगे तो हिल जाएंगे। किडनी के डोनर और रिसीवर को ढूंढने की जिम्मेदारी डॉक्टर अफजल की थी। टेलीग्राम ऐप पर यह किडनी के लिए डोनर और रिसीवर की डिमांड डालता था। टेलीग्राम ऐप पर डॉक्टर अफजल ने एक ग्रुप बना रखा था जिसमें किडनी को लेकर सौदा होता था। यह डोनर और रिसीवर से टेलीग्राम ऐप पर ही डील फाइनल करता था। आरोप है कि डॉक्टर अफजल का साथी परवेज सैफी आदतन अपराधी है। वो पहले भी गाजियाबाद में लूट डकैती के मामले में जेल जा चुका है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर समेत पूरी टीम को दिल्ली से कानपुर लाने और ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम भी वही करता था। कानपुर किडनी कांड में अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 4 डॉक्टर फरार चल रहे हैं। इसमें 6 आरोपियों को तो कानपुर से ही गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी गाजियाबाद से पकड़े। 1 आरोपी कल रात मेरठ से पकड़ा गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी पुलिस की 8 टीमें 4 राज्यों में दबिश डाल रही। देश में तो छोड़िए, कानपुर किडनी रैकेट के क्लाइंट विदेशों में भी हैं। पुलिस को एक ऐसा वीडियो मिला है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को इनके पास से एक विदेशी महिला का वीडियो भी मिला है। यह विदेशी महिला भी किडनी चोरों के रैकेट में फंस गई और उसने मोटे पैसे देकर अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज बहुत दर्द में थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर के पूछने पर उसने बताया कि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कानपुर किडनी कांड का खुलासा 30 मार्च को हुआ था, जब कानपुर के केशवपुरम में बने आहूजा अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मुजफ्फरनगर की पारुल तोमर का किडनी ट्रांसप्लांट 80 लाख रुपए लेकर किया गया। पारुल को किडनी देने वाला बिहार के बेगूसराय का आयुष था, जो एक MBA स्टूडेंट है। उसे पैसों की जरूरत थी तो 6 लाख में किडनी देने की डील हुई। पारुल और आयुष इस किडनी रैकेट के जरिए संपर्क में आए और ट्रांसप्लांट हो गया। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब किडनी गिरोह ने आयुष को पूरे पैसे नहीं दिए। एक किडनी गंवाने के बाद भी पूरे पैसे नहीं मिले तो आयुष पुलिस के पास पहुंच गया और यहीं से किडनी रैकेट का पूरा खेल खराब हो गया। पुलिस ने आहूजा अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुरजीत कुमार आहूजा, उनकी पत्नी और IMA कानपुर शाखा की उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति आहूजा को तुरंत गिरफ्तार किया। आयुष और किडनी गैंग के मेंबर अली के बीच एक व्हाट्सएप चैट भी आपको दिखाता हूं। इस चैट में डोनर आयुष ने अली से पूछा कि ऑपरेशन कब तक होगा। इस पर अली ने कहा कि अभी टाइम लगेगा। डोनर आयुष ने कहा कि ऑपरेशन हो जाए तो पेपर दे लूंगा। इस पर अली ने बताया कि ऑपरेशन के बाद 2 से 3 महीने का रेस्ट होता है। इसके बाद आयुष का मन बदल गया और उसने कहा कि उसे जो 6000 एडवांस मिले हैं वो धीरे धीरे वो लौटा देगा। यह गिरोह बड़ी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक कानपुर के आहूजा अस्पताल में 7-8 किडनी ट्रांसप्लांट हुए। जिस दिन किडनी ट्रांसप्लांट होता था उस दिन अस्पताल के सभी स्टाफ की छुट्टी कर दी जाती। ऑपरेशन से ठीक पहले डोनर और रिसीवर अस्पताल ले जाए जाते थे। इसके बाद दिल्ली से डॉक्टर रोहित अपनी स्पेशल टीम के साथ आहूजा अस्पताल पहुंचता था। रोहित की टीम के 2 OT टेक्नीशियन सर्जिकल उपकरण और दवाइयां ले आते थे। किडनी ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद डोनर और रिसीवर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिए जाते थे। किसी भी अस्पताल में इन मरीजों की कोई मेडिकल हिस्ट्री या रिकॉर्ड रखा ही नहीं जाता था। ऑपरेशन के बाद दिल्ली वाली टीम कार से दिल्ली लौटती थी और कैब की पेमेंट कैश से की जाती थी ताकि कोई रिकॉर्ड ही ना रहे। यानी ये किडनी रैकेट कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और कच्चे तेल की बड़ी चर्चा है। इस चर्चा के बीच आप बार बार सुनते होंगे कि इतने बैरल तेल खरीदा या 1 बैरल तेल की कीमत इतनी हो गई। लेकिन कभी सोचा कि 1 बैरल में कितने लीटर कच्चा तेल होता है और उससे कितने लीटर पेट्रोल और डीजल और दूसरी चीजें निकल पाती? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कच्चे तेल को मापने की इकाई है बैरल। 1 बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है। लेकिन यह सब पेट्रोल नहीं होता। कच्चे तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस करने के बाद उससे अलग अलग उत्पाद मिलते हैं। 1 बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने पर उससे मिलने वाले उत्पादों की कुल मात्रा 159 लीटर से बढ़कर 170 लीटर तक चली जाती है। इसे प्रोसेसिंग गेन कहा जाता है। कच्चा तेल एक गाढ़ा, चिपचिपा और काले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
इसे रिफाइनरी में ले जाकर अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। एक बैरल कच्चे तेल से औसतन लगभग 60 से 75 लीटर तो पेट्रोल निकलता है, डीजल लगभग 45 से 50 लीटर निकलता है और एविएशन फ्यूल लगभग 15 से 19 लीटर निकलता है। एलपीजी रसोई गैस के तौर पर लगभग 5 से 6 लीटर निकलती है। बाकी बचे हिस्से से लुब्रिकेटिंग तेल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, मोम, प्लास्टिक के लिए कच्चा माल नेफ्था और डामर निकलते हैं। यानी कच्चा तेल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के अलावा भी बहुत कुछ देता है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन का केस, लैपटॉप की बॉडी, प्लास्टिक की बोतलें और खिलौने, ये सब कच्चे तेल से निकले पेट्रोकेमिकल से ही बनते हैं। यहां तक कि टायरों में इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक रबर भी इसी की देन है। अगर आप पॉलिएस्टर, नायलॉन या एक्रिलिक के कपड़े पहनते हैं तो समझ लीजिए कि आप पेट्रोलियम उत्पाद ही पहन रहे हैं। आज दुनिया के आधे से ज्यादा कपड़े प्राकृतिक धागों की बजाय कच्चे तेल से बने सिंथेटिक फाइबर से तैयार होते हैं। लिपस्टिक, फाउंडेशन, काजल और यहां तक कि आपकी स्किन की क्रीम भी कच्चे तेल के अंश से बनी होती है। तो जब आप कच्चे तेल की कीमत बढ़ते सुनते हैं तो सोचते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा। भाई साहब, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर उसका प्रभाव पड़ता है और पड़ रहा है ईरान अमेरिका युद्ध के बीच। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।